Hello students. So let's discuss about the MCQs which are related to chapter number 5 energetics. So questions for short answers हैं. देखिए ये एक्सरसाइज आज हम सोल्व करने लगे हैं. तो पहला सवाल देखिएगा, What is the difference between the enthalpy and enthalpy change? तो बच्चों देखो कि एंथैल्पी क्या होता है और एंथैल्पी चेंज क्या होता है. देखिए ये जो टर्म है ना आपके पास एंथैल्पी, असल में ये होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम. कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो टोटल हीट होगी उसको हम कहेंगे वो इसकी एंथैल्पी है, और इसके लिए प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. लेकिन जब डेल्टा एच आ जाता है यानी कि एंथैल्पी चेंज आ जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप डिफरेंस पढ़ रहे हो एंथैल्पी में बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. तो डेल्टा एच आप कैसे लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is breaking of a bond is an endothermic process? बच्चे देखिएगा, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड जो है, बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो ऐसा क्यों है? देखिए जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को तोड़ रहे होते हैं, जिस बॉन्ड के थ्रू एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एट्रैक्टिव फोर्सेस. तो देखिए आप इन इंटरमॉलिक्यूलर या एट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है. तो वो एनर्जी जो है वो कहां से आती है, वही एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. एंड दिस एनर्जी एब्जॉर्प्शन मेक्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो ये एनर्जी हमें हेल्प करती है कि एटम्स को जो फोर्सेस जोड़ रही होती हैं एट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में, एंड thus द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. देखिएगा ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. स्टूडेंट्स आपको पता है ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ये एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं हम लम्हाती स्टेट होती है, एक लम्हे के लिए अचीव होती है और उसके बाद फौरन कन्वर्जन हो जाती है. तो देखें ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, इंतहाई अनस्टेबल होती है. केमिस्ट्री में जो चीज अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी काफी हाई होती है. तो वेयर बॉन्ड्स इन H2 and Cl2 आर पार्शियली ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स इन HCl आर पार्शियली फॉर्म्ड. तो देखें HCl के लिए अब अगर आपने HCl बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, H2 and Cl2 के मॉलिक्यूल के एटम्स की आपस में बॉन्ड्स टूटेंगी, वो टूटकर न्यू कंपाउंड आपके पास बनेगा जो कि HCl होगा. So students, next question is draw the reaction profiles for the two exothermic reactions, one of which move faster and the other move slower. बच्चे देखिएगा ये जो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगी, तो आप फिलहाल ये स्किप कीजिएगा और मेरा जो लिंक होगा उसको फॉलो कीजिएगा, उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा इसका. तो देखिए ये इन्होंने इन्वर्ट करके ऐसे करके बनाई है, जबकि जो हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स पढ़ी है, देखिए वो हमने ऐसे करके पढ़ी है कि वो ऊपर की तरफ जाती है. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की आपको पता है किस तरह वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है और EA क्रिएट होता है. तो देखिए अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना, तो ये जो सॉलिड लाइन है आपके पास, देखिए ये जो सॉलिड लाइन आपके पास आ रही है ना, ये वाली, दिस वन, ये आपके पास है स्लो रिएक्शन के लिए, और जो रिएक्शन स्लो होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. और जबकि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये ऊपर डॉटेड लाइन, तो इसका मतलब होता है ये इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है. तो देखिए ये डिटेल में हम एक शॉर्ट वीडियो में इस पे बनाऊंगी तो आपको वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. फिलहाल इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा. सो फिफ्थ वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का क्या रोल है. देखिए ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करती है, ग्लाइकोजन में. ठीक है. सो इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्पेशली ड्यूरिंग periods of fasting or intense physical activity by breaking down into glucose when required. बच्चे जब हम रोजा वगैरह रखते हैं या जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी को जब ग्लूकोज की जरूरत होती है तो आपकी बॉडी के अंदर वो स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन किस फॉर्म में. एंड देन जब आपकी बॉडी को नीड होती है उसकी, तो वो ब्रेक डाउन होती है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है. सो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन. तो बच्चे देखिएगा आपको मेरी शॉर्ट वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगी, उसमें मैंने आपको
डिटेल में बताया है कि ये प्रोसेसेस कैसे एक्सोथर्मिक होते हैं एंड कैसे एंडोथर्मिक होते हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि सेकंड वाला, एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डजंट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। वैसे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, तो इसकी रीजन बतानी है आपने, लेकिन फिर आपने ये भी बताना है बट इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग दीज गैसेस रिएक्ट टू गिव NO। तो बच्चे जब बिजली चमकती है तो ये रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाता है, तो इसका द रिएक्शन स्टॉप्स एज सून एज द लाइटनिंग स्टॉप्स। जैसे ही बिजली की चमक खत्म होती है तो ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। तो ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए बच्चे, कोई भी रिएक्शन जो फास्ट होता है आपको पता होना चाहिए फास्ट रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अब देखें नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस O2 and N2 do not react because their bonds are extremely strong। देखिए N2, आपको पता है N2 जो है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए इनकी बॉन्ड्स बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट एनर्जी टू ब्रेक, so the energy available in atmosphere under normal conditions is insufficient to overcome this activation energy। देखिए बच्चे, जो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल एनर्जी होगी वो N2 और O2 की बॉन्ड्स तोड़ नहीं सकती, इनसफिशिएंट होगी। लेकिन जिस टाइम पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जब बिजली चमकती है, तो टेम्परेचर कितना एक्सीड कर जाता है, 30,000 केल्विन इंक्रीज करता है और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितनी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनफ होती है, एंड देन इट अलाउज द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स टू कंबाइन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, N2 plus O2 gives us 2NO। So once the lightning stops, the temperature and energy level drops, halting the reaction as activation energy can no longer be overcome। तो जैसे ही लाइटनिंग स्टॉप हो जाती है तो फिर क्या होता है, एनर्जी आपको पता है कम हो जाती है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। उसके अलावा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी आपकी कम हो जाती है और ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा आंसर आप ये लिखेंगे कि जब बिजली चमकती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और आपको पता है हाई एक्टिवेशन एनर्जी हो तो रिएक्शन जो है उसको रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी ज्यादा मिल जाए तो वो रिएक्शन इजीली अंडरगो हो जाता है। तो जैसे ही बिजली स्टॉप करती है, लाइटनिंग स्टॉप होती है, तो उस टाइम पे रिएक्शन भी स्टॉप कर जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a reaction between natural gas CH4 and atmospheric oxygen does not take place when you mix them। As soon as you show a burning matchstick, the reaction starts immediately and then it continues until one or both of the reactants is or are used up। Explain। तो बच्चे देखिए, अब आप मीथेन है, जैसे आपके घर में जो गैस आप यूज करते हैं वो मीथेन होती है बेसिकली। तो देखिए ये मीथेन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है ना, इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब आप मैचस्टिक को जलाते हैं तो उससे काफी हीट जनरेट होती है जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर लेती है, उस पर गालिब आ जाती है। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब बच्चे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इतनी एनर्जी आ जाती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को कंज्यूम करने के लिए। So once started the reaction releases sufficient energy to sustain itself until the reactants are consumed। So fourth one are the descriptive questions। बच्चे देखिएगा ये descriptive questions में find out the enthalpy change of the following reaction। बच्चे आपने इस रिएक्शन की N2 and O2 का एंथैल्पी चेंज निकालना है। देखिए N2 को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो आपके पास 958.38 किलो जूल पर मोल है। सिमिलरली ऑक्सीजन को O2 को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 498 किलो जूल पर मोल है। एंड सिमिलरली NO की फॉर्मेशन में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको पता है वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन नेगेटिव में होती है।
नेगेटिव 626 किलो जूल पर मोल होगी। तो बच्चे देखिए एक बॉक्स पे आपने सारी एंथैल्पी चेंजेस लिख ली, ठीक है। अब देखिए एंथैल्पी चेंज कैसे लिखेंगे, N2 की डिसोसिएशन एनर्जी लिख लेंगे, क्योंकि इसका N2 का 1 मोल है तो हम 958.38 किलो जूल पर मोल ही लिखेंगे, और O2 का भी 1 मोल है तो इसमें भी 498 किलो जूल पर मोल लिखेंगे। लेकिन बच्चे ये 2NO, अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है ना उसके 2 मोल्स है, तो देखिए NO की 1 मोल की एनर्जी कितनी है, -626। बच्चे इस -626 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 के साथ, देन योर आंसर विल बी -1252 किलो जूल। तो बच्चे आप क्या करेंगे, आप नाउ डेल्टा एच अगर आपने फाइंड करनी है तो डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए आप जो प्लस में एनर्जीज है उनको प्लस कर देंगे एंड माइनस करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी आएगी। तो देखिए ये आपका ऐसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर डेल्टा एच इज इक्वल टू 204.38 किलो जूल पर मोल एनर्जी आ जाएगी। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स हीट एंड एंथैल्पी। बच्चे हीट और एंथैल्पी में हमने डिफरेंस लिखना है। तो व्हाट इज हीट? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए अब सिस्टम से सराउंडिंग तक एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की फॉर्म में होती है। तो अब इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ प्रोसेस, ये पाथ ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करती है। एंथैल्पी क्या होती है, द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर एक्सप्रेस्ड एज H इज इक्वल टू U प्लस PV। देखिए हीट क्या होता है, जो पाथ ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे साथ रेजोनेट करना चाहते हैं, फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो हीट क्या होती है, हीट टेम्परेचर डिफरेंस से जनरेट होती है। लाइक अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर और है, सराउंडिंग का डिफरेंट है, तो इससे जो जनरेट होती है एनर्जी वो होती है हीट, ठीक है। और एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। तो देखिए एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन वो होता है जिसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स होती हैं। थर्ड वन इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चे देखिए पहले आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस पढ़ा, अब आप एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे। तो देखिए फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। So because the resulting molecules are more stable than the individual atoms, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बन रही होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है बनिस्बत रिएक्टेंट्स के। So stability increases as potential energy decreases। आपको पता है जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ एनर्जी इनटू द सराउंडिंग। सो इस तरह सराउंडिंग में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। बच्चों लिपिड्स का रोल क्या होता है आपकी बॉडी में? देखिए ये क्रूशियल एनर्जी सोर्स है, सबसे पहले तो ये रोल आप याद रखेंगे। देन स्ट्रिंग मोल एनर्जी पर ग्राम, देन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, उसकी निस्बत की एनर्जी ज्यादा होती है। दे फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स जिसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि हार्मोन्स वगैरह बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट्स को जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, देखिए ये हाई एनर्जी की इंटरमीडिएट, ये है ना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते हुए दरमियान में एक स्टेट में जाते हैं, एंड दिस स्टेट इज टर्म्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट, और इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, दैट्स व्हाई इट इज द अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। एंड ट्रांजिशन स्टेट आ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेट ड्यूरिंग अ रिएक्शन वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। देखिए बच्चे नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एटीपी जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जनरेट होता है। सो फिफ्थ वन इज, देखिए ये लास्ट आपके 2 क्वेश्चंस हैं, that why is it essential to cook some of the food items while others we can eat without cooking। देखिए कुछ फूड आइटम्स को कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ आपको पता है हम विदाउट कुकिंग जो है वो खा लेते हैं, रॉ फॉर्म में खा लेते हैं। तो देखिए कुकिंग जो है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है
इजियर में, ठीक है, सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं और डाइजेशन इजी हो जाती है। और कुछ फ्रूट्स जो है वो वैसे ही डाइजेस्टेबल होते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो उसको हम रॉ फॉर्म में भी खा लेते हैं। और इसके अलावा कुकिंग में डिस्ट्रॉय सर्टेन हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए ये जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखिए कुकिंग आपको पता है कच्ची फॉर्म में, रॉ फॉर्म में जब हम फ्रूट और वेजिटेबल लेते हैं तो उसकी अफादियत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोस जिसको हम कुक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिएगा इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में। एंड लास्ट वन इज व्हाई डज फायरवर्क्स लुक स्पेक्टेक्युलर। बच्चे ये जो आतिशफिशा होते हैं जो ये हमें अट्रैक्टिव क्यों नजर आ रहे होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। तो ये इस दौरान में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स जो है वो बन रहे होते हैं? देखिए बच्चे ये जो फायरवर्क्स होते हैं ये हमें अट्रैक्टिव इस वजह से दिखते हैं क्योंकि ये एमिशन करते हैं लाइट के और कलर्स के फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस में। तो मेटालिक सॉल्ट्स जो है वो मुख्तलिफ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्ट्रोंशियम जो है ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है, बेरियम ग्रीन करता है, ऑक्सीडाइजर्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीजन रिलीज करता है, फ्यूलिंग कंबस्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक सल्फर प्रोड्यूस हीट एंड गैस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज की हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 5 की कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन वी विल स्टार्ट अप द न्यू चैप्टर विच इज अबाउट इक्विलिब्रिया।